फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 25 अगस्त 2023। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। मोदी जी कॉल फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट अलोंग एलएसी। अभी जो ब्रिक्स की समिट चल रही थी तो उसमें मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने इन दोनों की एक दूसरे से बातचीत हुई। 2020 में ये दोनों लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की थी। बाली में G20 की समिट हुई थी तब। अब 3 साल बाद ये पहली इन दोनों लोगों की समिट हो रही है जिसमें ये दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत इन्होंने की है। और इन्होंने जो इंडिया और चाइना का जो एक इशू चल रहा है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लेकर, इस पे इन्होंने ट्रैंक्विलिटी या फिर बोलो शांति बनाए रखने के लिए काफ़ी सारे एग्रीमेंट करने की बात की है और बोला है कि हम इसके लिए तैयार हैं। तो अब इसमें जो है इसके लिए और भी सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी। अभी ये जो ब्रिक्स की समिट जोहान्सबर्ग में हुई है, अभी तक ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज़ थे? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स में 6 और कंट्रीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही है जिसे हम अभी आगे आर्टिकल में देखेंगे। वो 6 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं देखिए, आपको देखने को मिल जाएंगे। इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथोपिया एंड यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ये कंट्रीज़ और हैं जो ब्रिक्स की समिट को ज्वाइन करने वाले हैं। ब्रिक्स में ये और ज़्यादा कंट्रीज़ ऐड होंगी तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि इसमें ये और ज़्यादा जब कंट्रीज़ बढ़ जाएंगे तो ये UNSC यूनाइटेड नेशन सर्विस सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें जो है 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं UNSC होता क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जो है ऑलमोस्ट 15 मेंबर्स होते हैं जिनमें 15 मेंबर्स हैं अभी फ़िलहाल में, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें हमारा इंडिया अभी 2021-22 में भी नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। लगभग ये 8th बार था जो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना था। जिनमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नाटो मेंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि हमें भी, जो इंडिया भी एक ग्रोइंग कंट्री है जो बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो हमें भी नाटो मेंबर्स में शामिल करना चाहिए। हमें भी जो है परमानेंट मेंबर्स में काउंट करना चाहिए। तो इस सब के लिए हम बोल सकते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट आर्टिकल है चंद्रयान रोवर हैज़ बिगन मोबिलिटी ऑपरेशंस। अब चंद्रयान का जो रोवर था मॉड्यूलर में लैंडर में से निकलने वाला था, तो वो अब निकलेगा और उसमें उसके बारे में काफ़ी आर्टिकल दिया गया है, वो हम नीचे देखते हैं। इस पिक्चर को देखकर हम काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ये देखिए, नो योर रोवर प्रज्ञान, जो लैंडर मॉड्यूल था उसका नाम था विक्रांत और जो इसमें से रोवर निकलने वाला था उसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। तो अब ये क्या करने वाला है, ये देखिए बोला गया है ये पहले तो चंद्रमा के आसपास घूमेगा और देखेगा कि मून के सरफेस पर और कौन कौन सी लैंडिंग साइट्स हैं। और ये जो लैंडर मॉड्यूल है उसमें से जब निकलेगा तो ये उससे 500 मीटर से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद इसका जो लैंडर मॉड्यूल से कनेक्शन है वो छूट जाएगा। ये देखो, इसमें जो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं ये लगभग 50 वाट की पावर तक स्टोर कर सकते हैं और 50 वाट की पावर प्रोड्यूस करेंगी। इसका लाइफ स्पैन कितना है? 14 दिन। क्यों? क्योंकि 14 दिन का चंद्रमा पर उजाला रहता है, दिन रहता है, और 14 दिन रात रहती है। तो जब 14 दिन का दिन रहेगा तब तक तो सूर्य की रोशनी मिलती रहेगी और ये वर्क करता रहेगा। लेकिन 14 दिन बाद जैसे ही यहाँ पर रात होगी तो रात में टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो इससे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो रोवर है उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो सब बेकार हो जाएंगे और इसीलिए ये काम करना बंद कर देगा। और इसमें एक नई चीज़ है कि इसके जो ये पहिए, पीछे वाले पहिए देख सकते हैं आप, इस पे एक इसरो का लोगो और हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसका लोगो बना हुआ है। तो जब ये चलेगा इसके पहिए चंद्रमा पर अपनी छाप छोड़ जाएंगे। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, इसीलिए चंद्रमा पर बहुत टाइम तक ये हमारे जो लोगो हैं ये बने रहेंगे। और जो इस पे जैसे सामने पत्थर आ जाए तो ये मैक्सिमम स्लोप 20 डिग्री तक ये उस स्लोप को पार कर सकता है। कोई भी ऑब्स्टेकल उसके रास्ते में आता है तो एटलीस्ट 20 डिग्री के स्लोप तक ये उसे पार कर पाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब यहाँ पर आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, टू इन्हेंस IAF
मीन्स इंडियन एयरफोर्स एफिशिएंसी गवर्नमेंट टू बाई वेपन्स लोकली। मतलब जो एयरफोर्स की एफिशिएंसी और भी ज़्यादा ताकत बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वेपन्स या हथियार और भी ज़्यादा बाई करेगी, परचेज करेगी। तो DAC क्या होता है, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसने जो है अलाउ कर दिया है कि आप बहुत सारे जो हथियार हैं उन्हें खरीद सकते हैं। तो इसके लिए 7,800 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, जिसमें बोला गया है इकोनॉमिक वेलफेयर सूट ऑन MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स परचेज किए जाएंगे, एक ग्राउंड बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम फॉर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड आर्मर रेजिमेंट्स, लाइट मशीन गन्स हो गई एंड ब्रिज लेइंग टैंक्स, ये सारी चीज़ें जो है परचेज की जाएंगी। अब इसमें LMG जो लिखा है यहाँ पे एक वर्ड, लाइट मशीन गन्स, इसका यूज कहाँ पे होगा, तो इसका यूज मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये हमारी जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इनको इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा। और जो BLT है, BLT मतलब ब्रिज लेइंग टैंक्स, ये क्या करेंगे, ये हमें एक अच्छा रिजल्ट देंगे मैकेनाइज्ड फोर्सेस के एक क्षेत्र में। ये बहुत ही उसे फास्ट मूवमेंट में कराएंगे, वो पहले जैसे स्लो होता था इसे और भी ज़्यादा फास्टर कर देंगे पहले से ज़्यादा। तो इसमें ये इतना ही आर्टिकल है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। अब नेक्स्ट आर्टिकल है जापान रिलीजेज वाटर फ्रॉम फुकुशिमा प्लांट। जापान ने जो है फुकुशिमा प्लांट से वाटर को रिलीज करना शुरू कर दिया है पैसिफिक ओशियन में। अब सबसे पहले जान लेते हैं ये फुकुशिमा प्लांट है, ये है क्या। तो ये फुकुशिमा पावर प्लांट है जिससे लाइट जो है प्रोड्यूस की जाती है। ये जापान में था ये, लेकिन अब बंद हो चुका है। 2011 में यहाँ पर एक भूकंप आया था और भूकंप से जो प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनकी वजह से वहाँ पर सुनामी आ गई और सुनामी जो है बहुत ऊंची थी। जैसे मैं एक फ़ोटो से आपको दिखा सकता हूँ, सकते हैं लगभग इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि ये देखिए पावर प्लांट है, ये चालू है और इनमें सुनामी जो है आई। जब इनमें सुनामी आई तो लगभग 14 मीटर तक इसमें पानी भर गया। अब जब इनमें 14 मीटर तक पानी भर गया तो इसमें जो अंदर गैसेस थी वो इसमें मिक्स हो गई। ऐसे बोल सकते हैं जो इसमें जो पावर प्लांट है इसका जो फ्यूल था वो इसमें मिक्स हो गया। अब ये इसमें पानी में बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गए, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो गई जो हम लोगों के लिए हार्मलेस हैं, मतलब हार्मफुल हैं बहुत ज़्यादा। तो ये पावर प्लांट तब वहाँ पर फिर बंद कर दिया गया। लेकिन अब इस वाटर को रिलीज़ कहाँ किया जाए, इस वाटर को रिलीज पहले कर नहीं सकते थे वो लोग, क्योंकि ये वाटर कहीं भी अगर वो रिलीज करते तो बहुत ही ज़्यादा ये हार्मफुल था। अगर रिलीज कर देते तो रेडियो एक्टिव से बहुत ही इंसानों की या बहुत से जानवरों की जान जा सकती थी। तो इसीलिए 2011 से लेकर अब तक इस वाटर को स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन अब जो है उसने बहुत सारी कमेटीज़ से, जो भी अदर अथॉरिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़, उनसे उसने जो है परमिशन ले ली है इस चीज़ को रिलीज करने के लिए। आप देखिए ये कमेटी आप देख सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन एटॉमिक वॉचडॉग, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इससे इसने ये परमिशन ले ली है और इसने बताया है कि हमने इस वाटर को बहुत ही ज़्यादा ट्रीटेड कर दिया है, मतलब काफ़ी मात्रा में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं इन चीज़ों को बहुत ही कम कर दिया है। लेकिन फिर भी जब ये अब इसने परमिशन ले ली ओशियन में, ये उसका पानी रिलीज करेगा। लेकिन जो इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया या और भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें ये डर है कहीं इससे हम लोगों को कोई हानि ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो सी फूड है या उसके जो भी समुद्र में जो चीज़ें निकलती हैं उन चीज़ों पर बिल्कुल बैन लगा दिया है कि ये चीज़ें कोई भी नहीं खरीदेगा। चाइना और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसने अभी वाटर को रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो इसकी अमाउंट कितनी है, लगभग जैसे आपने ओलंपिक के जो स्विमिंग पूल्स देखे होंगे, ऐसे इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, लगभग 540 स्विमिंग पूल्स ऐसे भर जाएंगे। इतनी ज़्यादा इसमें वाटर इतना भरा हुआ है जिसे अब उसने रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।